सबसे बड़ा और निर्णायक मुद्दा कौन बनेगा मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का। जो आप बोल रहे डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी गेम है, चीफ मिनिस्टर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया उससे बहुत बड़ा झटका पड़ा है उन खानदानों को जिनको लगता था उनकी जम्मू कश्मीर पे मोनोपोली है, उस इकोसिस्टम को जिसको लगता था उनकी जम्मू कश्मीर पे मोनोपोली है। ये धक्का क्यों है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उससे अब रास्ता साफ हो गया है इलेक्शन का। सिर्फ इलेक्शन का नहीं, किस तरह का इलेक्शन होना है, किन सीटों पे इलेक्शन होना है, कितनी सीटों पे इलेक्शन होना है। और ये समझने के लिए आपको एक चाणक्य नीति समझनी पड़ेगी, भारत सरकार के फैसले समझने पड़ेंगे। क्योंकि जो सिस्टम शुरू हुआ था आर्टिकल 370 खत्म करके, उसका एंडिंग पॉइंट तो यही होगा ना कि इलेक्शन कैसे होता है और किस तरह की गवर्नमेंट बनती है। और जो ये प्रोसेस था उसके अंदर आपको 2-3 बातें बताऊंगा तो आप कहेंगे कि इसको बोलते हैं मास्टर क्लास ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें आप लीगल प्रोविजंस को यूज करते हैं एक लीगल एंड पहुंचने के लिए, और इतने ब्यूटीफुली करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगा देती है। अब शुरू कीजिए, था क्या, एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली। वो पिटीशन इसलिए डली क्योंकि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ी और उसके अंदर जम्मू की सीटें 6 बढ़ी और कश्मीर की 1 बढ़ी। ये ब्रॉड बैकग्राउंड में हो रहा था, इसको चैलेंज था। पर ये चैलेंज पे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आने से पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए भारत सरकार ने किया कैसे। जिसको कोई चैलेंज किया तो वो चैलेंज फ्लॉप हो गया। अगर आप पहली बार ही जुड़ रहे हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बातों को और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन तक बहुत बारी उठाया जाएगा और हमें सब तक सच पहुंचाना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं किस तरह ये सब निकला है और आप भी समझेंगे। तो जम्मू कश्मीर की रियलिटी क्या थी, पहले तो एक फैक्चुअल एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। वो फैक्चुअल एस्पेक्ट है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को लेके। क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जब से चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं एक भी हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं, सिर्फ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर्स बने हैं। और उसके अंदर भी ओवरवेलमिंगली 2 परिवारों का हाथ रहा, 2 परिवारों का कंट्रोल रहा, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। और तभी शायद ये इनको बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। किसी भी प्रदेश में किसी भी धर्म किसी भी जात से मुख्यमंत्री होना चाहिए, पर क्या ये हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो क्या वोटिंग फेयर मीने से हो रही है, या ये डेमोक्रेटिक विल है, या एक आर्टिकल 370 के अंदर क्रिएटेड सिस्टम था? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं, पर ये सवाल पे अलग अलग व्यूज हो जाएंगे। पर जो फैक्चुअल हिस्ट्री है वो आप सुन लीजिए। लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, उससे पहले प्रधानमंत्री होते थे आपको पता है, फिर सीएम होने शुरू हुए जम्मू कश्मीर के अंदर। वो क्या है? गुलाम मोहम्मद सादिक, सईद मीर कासिम, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद शाह, फिर वापस फारूक अब्दुल्ला, फिर वापस फारूक अब्दुल्ला, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर गुलाम नबी आजाद, फिर दादा बाप और अब पोता उमर अब्दुल्ला, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर महबूबा मुफ्ती। एक कंप्लीट, और लास्ट फ्यू इयर्स में तो ओवरवेलमिंग कंट्रोल ऑफ अब्दुल्ला एंड मुफ्ती मोहम्मद सईद एंड महबूबा मुफ्ती। अब इसमें चेंज कैसे आया? इसमें आया चेंज कि आर्टिकल 370 हटाया गया। उसके बाद ये याद रखना शब्द आपको सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में बहुत मायने रखेगा, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, स्टेट नहीं। बहुत लोग पूछ रहे थे उस समय कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फर्क क्या पड़ता है, स्टेट ही कर दो, स्टेट पे भी तो गवर्नर रूल लग सकता है, तो यूनियन टेरिटरी ही क्यों की? ये होती है दूरदृष्टि से, जब सरकार प्लानिंग करती है, सरकार के एडवाइजर्स प्लानिंग करते हैं
क्योंकि इसका एक अहम रिजल्ट आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आई है उसमें दिखेगा। पर यहां रुक जाइए। ये करने के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है? वो ये डिसाइड करती है कि कितनी सीट्स होंगी किसी भी स्टेट में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में। उन्होंने अपनी एक्सरसाइज कैरी आउट की और कैरी आउट करके कहा कि नई जो असेंबली बनेगी उसमें 90 सीटें होंगी। 24 जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, मैं उसको 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं। तो ये 90 सीटें होंगी जो पहले 83 होती थी, तो 7 सीटें बढ़ा दी। 7 सीटें बढ़ाई, पर जो विरोध शुरू हुआ वो इसको लेके हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि जम्मू की अब होंगी 43 और कश्मीर की 47। मतलब कश्मीर को दी 1 एक्स्ट्रा सीट और जम्मू को दी 6 एक्स्ट्रा सीट। पहले क्या था? 37 एंड 46। तो जम्मू 36, 37 एंड कश्मीर 46। अब 43, 47। तो गैप बहुत नैरो डाउन कर दिया। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन करी गई। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपकी स्टेट में है, तो वो किया गया और टोटल ये सीटें अब 16 कर दी गई हैं जो रिजर्व सीट्स हैं। ये पहली बारी हुआ है, पहली बारी। जो लोग बात करते हैं सोशल जस्टिस की, वो कश्मीर में रजाई लेके, ठंड है, लंबा सो जाते थे। रजाई है भैया, ठंड है, तो सोशल जस्टिस की बात जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी। बट एनीवेज, अब ये 16 सीट रिजर्व कर दी गई है। इसका भी इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जो भी उन सीटों पे जीतेगा वो जानेगा कि 370 हटने के बाद ही ये संभव हुआ है कि उनके लिए सीट रिजर्व हुई है। तो नेचुरल सी बात है, जो इन 16 सीटों पे जीतेगा उसके दिमाग में और वोटरों के दिमाग में ये बात तो बहुत क्लियर होगी कि जो पूरे देश में सिस्टम है वो यहां पे एक इलीट मोनोपोली ने रोका हुआ था। बैलेंस ही नहीं था, बैलेंस ही नहीं था। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कितना विरोध किया पूरा एक इकोसिस्टम ने, कितना विरोध किया उन नेताओं ने जो मुफ्त PDP से हैं या उमर अब्दुल्ला की पार्टी से हैं, उनकी बातों को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान ने भी विरोध किया, रिजेक्ट करी डिलिमिटेशन रिपोर्ट, डिमार्श भेजा इंडियन चार्ज डे अफेयर्स को इस्लामाबाद में। छोड़िए, बात आते हैं मुद्दे की सीधा लेके। मुद्दे की बात पे ये किया कि भैया ये जो आपने सीटें बांटी हैं ये पॉपुलेशन के आधार पे नहीं है, क्योंकि कश्मीर में पॉपुलेशन होगी ऑलमोस्ट 1,46,000 लोगों के लिए एक सीट और जम्मू में 1,24,000 के लिए एक सीट। फिर कहा गया कश्मीर इज ओवरवेलमिंगली, आपको पता है 1980 से जो हुआ है उसके बाद इट इज ओवरवेलमिंगली नहीं है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली की तरफ कहना पड़ेगा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है और जम्मू में हिंदूज मेजॉरिटी में है। तो ये विरोध की बात उठी कि जम्मू को इतनी सीटें देके ये पॉपुलेशन के आधार पे नहीं है और मुस्लिम्स का इलेक्टोरल हेफ्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ा विरोध था। अब ये विरोध कहां चैलेंज होगा? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेंगे कि जो हुआ है वो सही है या गलत है, और वो प्रूव करना पड़ेगा भारत सरकार को कि वो सही हुआ है। और दूसरा एक उठा दिया कि जेरीमैंडरिंग बहुत होगी। जेरीमैंडरिंग क्या होता है? ये एक यूएस का टर्म है, टर्म तो शायद यूके का भी हो सकता है पर यूएस में ज्यादा यूज होता है कि सीट किस तरह बटेगी। आपके पास ये पेपर है, आप सीट अगर ये लीजिए, एक पेपर है, आप सीटें ऐसे काट दें, हर सीट, ये एक सीट, ये दूसरी सीट, ये तीसरी सीट, तो एक तरह की पॉपुलेशन होगी उस सीट में। और अगर आप सीटें ऐसे काट दें तो अलग तरह की पॉपुलेशन आएगी, या सीटें आप छोटे छोटे ट्रायंगल्स में काट दें तो अलग तरह की सीट आएगी।
या आप यहाँ पे सर्कल करें, यहाँ पे ट्रायंगल करें, यहाँ पे रेक्टेंगल करें, तो एक और तरह की सीट आएगी। इसको जेरीमैंडरिंग बोलते हैं, जो बहुत यूएस में होता है, जहां पे उनको पता है रिपब्लिकन वोटर्स हैं और रिपब्लिकन कंट्रोल्ड गवर्नमेंट होती है, तो वो उस तरह काटती है कि उनका एंटी वोट बढ़ जाए और वो मैक्सिमम सीटें जीते। डेमोक्रेट्स भी यही करते हैं। तो ये जेरीमैंडरिंग बोलते हैं कि आप इस तरह स्टेट को सीटों में डिवाइड करें कि आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाए, आपके जो वोटर्स हैं वो हर सीट में 51 हो जाएं और आप मैक्सिमम सीटें 51% हो जाएं, आप मैक्सिमम सीटें जीत जाएं। ये खैर बाद में डिस्प्यूट आएगा, अभी हम डीलिमिटेशन पे रहते हैं। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट में करारी हार। चैलेंज के मुख्य ग्राउंड्स क्या थे? पहला, ये जो ये डीलिमिटेशन किया गया है ये वायलेटिव है संविधान की स्कीम का, स्पेशली आर्टिकल 170 सब क्लॉज 3, जो डीलिमिटेशन को रोकता था, फ्रीज करता है 2026 के सेंसस के बाद तक। ये आर्गुमेंट लिया गया। तो अगर डीलिमिटेशन ही ना हो, पिछली सीटों के हिसाब से चुनाव हो, तो रिजल्ट पिछली बारी की तरह ही आएगा। जब गेम ही आपने अपनी मर्जी से फेंकी है तो कोई जीतेगा क्या इस पे? फिर अब तो गेम चेंज हो रही है क्योंकि सीटें चेंज हो रही हैं। तो पहला चैलेंज ये। दूसरा चैलेंज किया गया कि जब ये डिलिमिटेशन ऑर्डर 2008 में पास हुआ था उसके बाद नहीं हो सकता था। तीसरा कि डीलिमिटेशन सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकती है, डीलिमिटेशन कमीशन नहीं कर सकता। होना चाहिए, सरकार ने डीलिमिटेशन कमीशन बनाया था, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को इसका हेड बनाया था, तो उन्होंने कहा ये कमीशन ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। चौथा और बहुत बड़ा बात, तो जो सबसे पेनफुल पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई हैं 107 से 114, 24 आपको मैंने बताया जैसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो वो अल्ट्रा वायरस है और ये चेंज जो है वो प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन। इसका जवाब सुनिए। पहले प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन पे मैं आपको कानून बता देता हूं। दोनों सही है, दोनों सही मतलब जब 83 रखी थी तब भी सही है, जब 90 करी सीट्स तब भी सही है, जब 37 एंड 46 9 का गैप था तब भी सही है, अब जब गैप रिड्यूस किया गया तब भी सही है। क्यों? क्योंकि कानून इज नॉट 2 + 2 = 4। कानून में आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं बहुत आधारों पे, पॉपुलेशन के आधार पे, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के आधार पे, फैसिलिटीज के आधार पे, स्टेट रिसोर्सेज के आधार। रिसोर्सेज मींस कहां पे आपकी कलेक्ट्री है, कहां पे नहीं है, कहां हॉस्पिटल्स हैं, कहां फैसिलिटीज हैं, क्योंकि सेंटर्स जब बनने हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसमें आप कर सकते हैं। डिसीजन कैसे होता है? मंशा, माइंडसेट। अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन का माइंडसेट लें शायद वो भी लीगल है, और अगर आप माइंडसेट ये लें कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देखनी, कहीं पे पहाड़ हैं वहां पे आबादी किस तरह की है, कहीं पे फ्लैटलैंड्स हैं वहां पे आबादी किस तरह की है, कहीं पे सरकार के कितने रिसोर्सेज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हुए हैं, कितना सरकार ने बांटा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को, ये फैक्टर्स पे ले लें तो वो अलग हो जाती है, चीज वो अलग बन जाती है। इसीलिए आपका वोट जरूरी है। और जो मैंने आपको जेरीमैंडरिंग यूएस का कॉन्सेप्ट बताया उसमें यही होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो अपनी मर्जी के फैक्टर चूज करते हैं। 370 जब था और इसीलिए रखा हुआ था कि वो अपनी मर्जी से फैक्टर चुन पाए और रिजर्वेशन तक ना दे पाए और वोटर लिस्ट भी कंट्रोल कर ले। वोटिंग राइट ही नहीं मिलता था। जैसे दिल्ली का एक उदाहरण लीजिए, दिल्ली में कोई कहीं, दिल्ली का किसी भी शहर में, पर मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूं, बहुत लोग पंजाब से आए हैं, बहुत लोग हरियाणा से आए हैं, बहुत लोग हिमाचल से आए हैं, बहुत लोग बिहार से आए हैं, बहुत लोग यूपी से आए हैं, बहुत लोग तमिलनाडु से आए हैं, अक्रॉस इंडिया हर प्रदेश से आए हैं। जो इलेक्शन के नियम्स हैं यहां पे वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं क्योंकि देश तो एक है। जम्मू कश्मीर में ये वोटिंग राइट नहीं मिलता था आपको, और तभी मैंने कहा कि एक सिंबॉलिकली ये 370 हटाना जरूरी था, क्योंकि वहां पे ये सिस्टम बन गया था कि एक सेपरेट लैंड है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेट झंडा है, सब कुछ सेपरेट है। तो वो अलगावाद का एक सबसे बड़ा सिंबल था, उस सिंबल को खत्म करना जरूरी था। इलेक्शन करवाना तो डेमोक्रेसी में था ही था।
तो ये जो सारे चैलेंजेस थे इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आंसर किया, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी। पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर ने ओरली आर्ग्यू किया है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट असंवैधानिक है, इज इन द टीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर ये पिटीशन में चैलेंज नहीं किया। तो ये बड़ी टेक्निकल बात है, गलती है। पर जो जरूरी बात है कि जो सरकार ने आर्ग्यू किया कि जो पहला डिलिमिटेशन होता है वो हम डिलिमिटेशन कमीशन से करवाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम वाला होता है। उसके बाद तो 19-21 करना होता है, और इलेक्शन कमीशन पूरे देश में इलेक्शन करवाने में बिजी था, इसलिए ये डिलिमिटेशन कमीशन से करवाया गया और ये लीगल है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये डिलिमिटेशन जब ऑर्डर आया था तब तो आया था जम्मू कश्मीर के लिए भी, असम के लिए भी, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी, मणिपुर के लिए भी, नागालैंड के लिए भी, पर ये किया सिर्फ यहां जा रहा है और बाद में वो स्टेट्स को ड्रॉप कर दिया था। तो ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी के खिलाफ। इस पे सरकार ने जवाब दिया कि कश्मीर में सिचुएशन हमने टेरर को कंट्रोल करके ऐसी कर ली थी कि हम कर पाए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं और हम उस पर वर्क कर रहे हैं, उनको ठीक करके वो भी कर देंगे। और अब तो असम का भी हो ही रहा है, आपको पता ही है। उसके बाद जब सीटों के बढ़ने की बात, क्योंकि 100 बातों की एक बात है सीटें जम्मू में कितनी हैं और कश्मीर में कितनी, उसका जवाब दिया कि सारी अपॉर्चुनिटी रेस करने का टाइम दिया था। बहुत लोगों ने अपॉर्चुनिटी रेस की, बहुत ने नहीं करी, और अब ये ऑर्डर फाइनल हो चुका है। मतलब जम्मू की सीटें 6 बढ़ चुकी हैं और ये फाइनल है। आप बहुत देर कर दी आते आते और राइट फोरम पे नहीं आए हैं। और इससे जरूरी बात जो स्टेट की, क्योंकि उन्होंने कोट किया कि जब एक मंत्री से पूछा गया कि तेलंगाना की क्यों नहीं हो रही है और आंध्र प्रदेश की क्यों सीटें डिलिमिटेशन नहीं हो रही है, तो जवाब दिया कि एज पर आर्टिकल 170 सब क्लॉज 3 the number of states seats in assembly of each state shall be readjusted after the first census to be published post the year 2026। तो यही यहां पे लगाओ, यहां पे क्यों सीटें चेंज कर दी जब मंत्री पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि स्टेट्स के अंदर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट ही नहीं है। देखा ब्यूटी ऑफ द आर्गुमेंट। क्यों? कोर्ट ने पाया कि जम्मू ये जो प्रावधान है इज नॉट एप्लीकेबल, 170 सब क्लॉज 3 is not applicable to a union territory which J&K is at present. Hence, the comparison with Andhra Pradesh Telangana was found to be misplaced. Article 293A, which deals with the creation of local legislatures and or ministries for certain union territory, is applicable to the union territory of Jammu Kashmir. और इसके अंदर कोई फ्रीजिंग पीरियड नहीं है। शुरू में बताई थी बात मैंने आपको, शब्दों का और लीगल डिसीजंस का कितना इंपैक्ट है। स्टेट्स के अंदर फ्रोजन है, जम्मू कश्मीर स्टेट था, 370 हटने के बाद यूनियन टेरिटरी है, चुनाव के बाद दोबारा स्टेट बन जाएगा, पर चुनाव के समय यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी है तो इस पे कोई फ्रीज नहीं है, इस पे कोई फ्रीज नहीं है तो सीटें चेंज हो सकती हैं। उसके बाद वोटर की मर्जी है, वो कैसे वोट करे, पर एक प्रॉब्लम है। अब ये पॉलिटिकल पे आता हूं, लीगल के बाद प्रॉब्लम क्या है कि कश्मीर वैली आप स्वीप करके अब्दुल्ला खानदान हो या मुफ्ती खानदान हो बनता था, जम्मू में भी कुछ सीटें जीतता था, पर अब जो वहां पे वोटर का मिजाज है, अगर वोटर एक तरफा गया, लेट्स अज्यूम कुछ सीटें मुफ्ती जीतती हैं, कुछ सीटें अब्दुल्ला की फैमिली का पार्टी या फैमिली जो मर्जी बोल लो जीतती है पार्टी, तो दोनों में से दोनों के पास वो शक्ति नहीं होगी सीएम बनने की, क्योंकि जम्मू में तो सब ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, किसी जर्नलिस्ट से बात कर लो बीजेपी अच्छा करेगी। और 16 रिजर्व सीटें हैं जिनको पता है कि ये तभी हुआ है, उनको अपॉर्चुनिटी तभी मिली है जब 370 हटा है, तो बहुत पेचीदगी हो गई है। और अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो एक खुला मैदान है, किसी भी रीजन से बन सकता है, जम्मू से भी बन सकता है, कश्मीर वैली से तो बनते ही रहे हैं, किसी भी धर्म का बन सकता है, रिजर्व्ड सीटों पे भी जीतने वाले बन सकते हैं, जो पहले सीट ही रिजर्व नहीं थी।
तो पूरा एक जो मोनोपोली थी वो चकनाचूर हो चुकी है। ये कंफर्म्ड है कि मोनोपोली चकनाचूर हो चुकी है। बाकी बनता कौन है वो जनता डिसाइड करेगी, पर जनता को भी अपनी आवाज रखने का बहुत बेहतरीन बड़ा मौका मिला है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स के अंदर भी जैसे मैंने आपको कहा कौन कौन वोटर है वो भी आपको पिछले टाइम से बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि 370 हट चुका है। तो भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए ये एक हिस्टोरिक चुनाव होने जा रहा है। और पूरे प्रोसेस पे कि सीटें कौन सी, सबसे बड़ा प्रोसेस वही था, उस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है कि सीटें यही रहेंगी। भारत माता की जय।